बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत आज है। जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है द इंडियन किंग हु इन्वेडेड मलेशिया, ध्रुव राठी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर का फॉलो करें। चैनल को इसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर का फॉलो करें। चोला साम्राज्य का इतिहास और विरासत, the greatest empire in the south, the most powerful. The Cholas. Chola Empire, the Great Cholas. The Chola Empire. आज के दिन से लगभग 1000 साल पीछे चलो, ईयर 1025, साउथ इंडिया के एक पोर्ट नागपट्टिनम से लगभग 100 लकड़ियों के जहाजों का एक बेड़ा निकलता है। ये जहाज बंगाल की खाड़ी से होते हुए धीरे धीरे मलय पेनिनसुला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इनमें सवार हैं लगभग 3000 सैनिक, जिनके पास ना कोई नक्शा है ना कोई कंपस। यहाँ नेविगेटर्स के पास रास्ता ढूंढने के लिए है सिर्फ उस जमाने का समुद्री ज्ञान, तारों की स्थिति, हवाएं और मॉनसून पैटर्न्स। इसी दिशा में आगे बढ़ते रहो साथियों। सवार कर रहे इन सभी लोगों की मंजिल सिर्फ एक है, 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर श्री विजय नाम के समुद्री साम्राज्य का शहर कदारम। यह आज के दिन के मलेशिया के केदा स्टेट का रीजन है। इस मिशन में गलती की गुंजाइश बहुत कम है। एक गड़बड़ होते ही पूरा मिशन ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। अपनी आंखें खुली रखना, दुश्मन के जहाज हमें देख ना पाए। सबसे पहली बात, ये पूरा हमला सरप्राइज पर टिका है। अगर कदारम को एक दिन पहले भी खबर लग गई तो वो शहर बंद करके सीज की तैयारी कर लेंगे और ये 3000 सैनिक समुद्र के बीच ही फंस जाएंगे। दूसरी चीज, अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगले पूरे 1 साल तक कोई भी मदद करने वाला जहाज वहां से गुजरने वाला नहीं है। यानी ये 3000 लोग एक दूसरे देश के किनारे पर पूरी तरीके से अकेले होंगे। लेकिन इस कहानी में सबसे अजीब बात यह है कि जिस राजा ने यह पूरा हमला प्लान किया था वो खुद इस हमले में मौजूद ही नहीं था। वो राजा तो असल में हजारों किलोमीटर दूर अपनी राजधानी में बैठा था। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों फेमस राजेंद्र चोल की, ऑल्सो नोन एज राजेंद्र चोला। राजा चोला, राजेंद्र चोला, ये नाम भारत की पहचान और गौरव के पर्याय है। इन्हें इंडिया का सबसे महान कॉन्करर भी बताया जाता है। पूरी इंडियन हिस्ट्री में हमें ऐसे बहुत कम इंडियन रूलर्स देखने को मिलते हैं जिन्होंने हजारों किलोमीटर दूर जाकर किसी और देश पर हमला किया हो, और ये हमला दोस्तों उन्हीं में से एक था। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या ये हमला कामयाब हुआ? क्या अगले 2 हफ्तों में ये जहाजों का बेड़ा वो कर दिखाएगा जो भारतीय इतिहास में पहले कभी किसी ने नहीं किया था, या फिर ये 3000 से ज्यादा सैनिक बिना किसी मदद के, बिना किसी उम्मीद के समुद्र के बीच गायब हो जाएंगे? आज के वीडियो में जानते हैं दोस्तों चोल साम्राज्य की कहानी। ये कहानी शुरू तमिलनाडु से होती है, लेकिन असल में ये पूरे इंडिया की सबसे एम्बिशियस मिलिट्री कहानियों में से एक है। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें अपनी टाइमलाइन में करीब 10 साल पीछे जाना होगा। चाइना के शाही दरबार में, जहां पर एक बेइज्जती ने सब कुछ बदल दिया। साल 1000 एडी के आसपास दुनिया के इस हिस्से में 3 बड़े एम्पायर्स थे। इंडिया का चोला एम्पायर जो आज के तमिलनाडु की धरती से उठा था, चाइना की सोंग डायनेस्टी, और इनके बीच में मौजूद श्री विजय एम्पायर जो मलय और सुमात्रा की पोर्ट सिटीज का एक लूज कन्फेडरेशन था। इस पूरे इलाके में जो भी ट्रेड होती थी श्री विजय एम्पायर द्वारा कंट्रोल पोर्ट से ही गुजरती थी। ये एग्जैक्टली वही इलाका है जिसे आज के समय में स्टेट ऑफ मलाक्का कहा जाता है। अब जैसा मैंने आपको ग्रेट निकोबार वाले वीडियो में भी बताया था, ये स्टेट ऑफ मलाक्का एक चोक पॉइंट है, बहुत ही नैरो सी वाटर बॉडी है जिसका सिंगापुर जैसे देश फायदा उठा सकते हैं, और उस जमाने में श्री विजय एम्पायर ने भी इसका फायदा उठाया। ये एम्पायर विदेशी जहाजों को अपने पोर्ट्स पर रुकने के लिए मजबूर करता था। ये श्री विजय का समुद्र है, यहाँ से गुजरने की कीमत हर जहाज को चुकानी पड़ती है, और जो जहाज नहीं रुकते थे उन्हें हमला करके डिस्ट्रॉय कर देता था। यानी श्री विजय इंडिया और चाइना के बीच के ट्रेड रूट पर एक टोल की तरह बैठा था, और इंडिया चाइना के बीच ट्रेड उसकी मर्जी के बिना नहीं हो सकती थी। अब इस टोल गेट का सबसे इंपॉर्टेंट और वेल्दी दरवाजा था कदारम का शहर, जिसके हाथ में कैम्फर और कीमती लकड़ियों का वो ग्लोबल बाजार था जिसकी साउथ इंडिया के मंदिरों और अमीर घरों में जबरदस्त डिमांड थी। अब टैक्स तक की बात तो फिर भी ठीक थी, लेकिन फिर श्री विजय एम्पायर ने बिजनेस से आगे बढ़कर चोल साम्राज्य का सीधा सीधा अपमान करना शुरू किया। चोलों की औकात, वे हमारे समुद्र में हमारी अनुमति के बिना एक पाल भी नहीं खोल सकते।
ये पूरी बात शुरू हुई साल 1015 में, जब चोला एम्पायर का पहला डेलीगेशन चाइना पहुंचा। उस वक्त कौन सा एम्पायर कितना बड़ा है, उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है, इसके हिसाब से उनको दूसरे दरबारों में स्टेटस दिया जाता था। जितना बड़ा स्टेटस उतना ही ज्यादा एडवांटेज ट्रेडिंग में। चोला एम्पायर उस वक्त साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था और उस हिसाब से उसका स्टेटस भी ऊंचा होना चाहिए था। लेकिन चाइना के सोंग दरबार ने उसे अपने एक छोटे सहायक राज्य के बराबर का दर्जा दिया। ये सबके लिए शॉकिंग था उस वक्त देखना, और जब पूरी बात सामने आई तो पता चला कि ऐसा श्री विजय एम्पायर के कारण हुआ था। उस वक्त चाइना के दरबार तक दक्षिण के समुद्रों की सारी खबरें श्री विजय और खासकर केदा के व्यापारी पहुंचाते थे, और उन्हीं लोगों ने चाइनीज फाइल्स में ये पहले से दर्ज करवा रखा था कि चोला एम्पायर कोई बड़ी ताकत नहीं है, बल्कि श्री विजय के अधीन एक राज्य है। यही कारण बना कि चाइना का सोंग एम्पायर चोलास को श्री विजय पर डिपेंडेंट एक छोटा मोटा एम्पायर समझने लगा, और सदर्न इंडिया के ट्रेडर्स को चाइनीज मार्केट्स में अपना सामान ढंग से नहीं बेचने दिया जाता था। जब चोला एम्पायर का एक दूत चाइना से वापस लौटा तो उसने खबर दी कि श्री विजय एम्पायर और खासकर कदारम का शहर चाइना के दरबार में ये झूठ फैला रहा है कि चोला एम्पायर असल में श्री विजय के नीचे आता है। बताया जाता है कि सम्राट राजेंद्र चोल को ये बात बहुत चुभी कि एक छोटी सी पोर्ट सिटी उन्हें अपना नौकर बता रही है। लेकिन सवाल उठा कि आखिर किया भी क्या जा सकता है। ये जो कदारम का शहर था ये समुद्र के दूसरी तरफ था, तो वहां सेना भेजकर उन्हें पनिश करना ये लगभग नामुमकिन था। भारत के इतिहास में अभी तक कोई भी राजा ऐसा नहीं कर पाया था। और बात सिर्फ नामुमकिन होने की नहीं थी, इंडियन ओशन की दुनिया का उस वक्त का एक अनरिटन रूल था कि राजा जमीन पर लड़ते हैं और समुद्र व्यापारियों का है। समुद्र पार जाकर किसी दुश्मन को सजा देना, ऐसे काम उस दुनिया में किए ही नहीं जाते थे। कोई और राजा होता तो ये छोड़ देता, लेकिन जिस राजा की ये बेइज्जती हुई थी उसके अंदर बचपन से एक ऐसी आग जल रही थी जिसे समझे बिना आप ये कहानी समझ ही नहीं सकते। किसी मशहूर पिता का बेटा होना अपने आप में बेहद मुश्किल पोजीशन होती है, और राजेंद्र चोल के पिता थे राजा राजा चोल, पूरे साउथ इंडिया के सबसे मशहूर इंसान। राजेंद्र का पूरा जीवन इस नाम की परछाई में बीता था। राजा राजा एक वॉरियर किंग थे जिन्होंने एक छोटे से किंगडम को साउथ इंडिया की सुपर पावर बना दिया था, और वो अपने बेटे के लिए एक नामुमकिन सा बेंचमार्क बनाकर गए थे जिसे पार करना राजेंद्र के लिए बहुत मुश्किल था। और ये इम्पॉसिबल बेंचमार्क और भी ऊंचा हो गया जब राजेंद्र को पहली बार जंग पर भेजा गया। इस जंग में राजेंद्र को अपने बारे में एक चीज पता चली कि उन्हें ये जंग का थ्रिल पसंद नहीं था। जो चीज पिता को जिंदा रखती थी वो चीज बेटे को पसंद ही नहीं थी। सालों पहले राजा राजा को डेक्कन के चालुक्य राजाओं से हार मिली थी, जिसके बाद राजा राजा ने कसम खाई थी कि जब तक वो चालुक्य की राजधानी मान्यखेट को जला नहीं देते वो शिकार पर नहीं जाएंगे। साल 1007 में राजेंद्र अपनी सेना लेकर चालुक्य इलाके में गहराई तक घुसे, लेकिन उनकी मुहिम मान्यखेट पहुंचने से पहले ही रोक दी गई और उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। साल 1012 में बूढ़े होते राजा राजा ने राजेंद्र को वापस बुलाकर को रूलर बना दिया, और 1014 में राजा राजा की मौत के बाद चोल साम्राज्य की बागडोर पूरी तरह से राजेंद्र चोल के हाथों में आ गई। और फिर इसी बेटे ने, जिसे लोग कमजोर समझते थे, जिसे लोग सिर्फ पिता की परछाई के नीचे देखते थे, इसने वो काम कर दिखाया जो उसके लेजेंडरी पिता भी नहीं कर पाए थे। साल 1017 में राजेंद्र चोल की सेना वापस मान्यखेट लौटती है, लेकिन इस बार राजेंद्र खुद नहीं जाते और दरबार से ही इस हमले को कोऑर्डिनेट करते हैं। चोल सेना को सिर्फ जीतने का नहीं, शहर को जला देने का आदेश था, और चोल दरबार के कवियों ने लिखा कि ऐसी आग जली जिससे आसमान के देवता तक डर गए। मान्यखेट, जिसे 150 साल तक इंडिया की सबसे मशहूर राजधानियों में गिना जाता था, उसकी इंपीरियल शान ऐसे मिटी कि आज उसकी जगह सिर्फ कर्नाटका का एक छोटा सा कस्बा मालखेड़ बचा है। अपनी राजधानी तंजावुर में जश्न के बीच राजेंद्र ने ऐलान किया कि उनके पिता की अधूरी कसम अब पूरी हो चुकी है। फिर इन्होंने लंका की तरफ रुख किया। राजेंद्र चोल ने श्रीलंका के राजा के पास सेना के साथ डिप्लोमैट्स भेजे और एक ऑफर रखा, पुरानी दुश्मनी भूलकर हमारे अधीन आ जाओ। लंका के राजा ने मान्यखेट का दृश्य देखकर झुकना स्वीकार किया। हालांकि श्रीलंका के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जैसे कुलावामसा इस दौर को एक सख्त मिलिट्री कैंपेन के तौर पर याद करते हैं, लेकिन इस
बात में कोई शक नहीं था कि श्रीलंका भी चोल साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। अगले कुछ सालों में राजेंद्र की सेना पांड्या और चेरा इलाकों पर अपनी पकड़ और मजबूत करती है और मालदीव्स और लक्षद्वीप जैसे आइलैंड टेरिटरीज पर भी कंट्रोल पक्का किया जाता है। इस पॉइंट तक आते आते राजेंद्र चोल सही मायनों में साउथ इंडिया के राजाओं के राजा बन चुके थे। लेकिन यहीं पर राजेंद्र चोल की एक और साइड भी सामने आती है, उनकी रूथलेसनेस। उन्होंने श्रीलंका में खुद का एक चोल राजा बिठाने के लिए लंका के राजा को कैद कर लिया, वही राजा जो उन पर भरोसा करके उनके सामने झुके थे। इनकी 12 साल बाद जेल में ही मौत हो जाती है और इनकी पत्नी और बेटी को महल की सेवा में लगा दिया जाता है। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई है, कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, क्योंकि उस जमाने में दुनिया का हर एक एम्पायर, लगभग हर एक राजा इसी तरीके से बिहेव करता था। इसके बाद दूसरी जगहों पर राजेंद्र चोल ने अपने बेटों को राजा के तौर पर बैठा दिया। साल 1020 तक आते आते राजेंद्र चोल जमीन पर अजय थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि कदारम जमीन पर नहीं था। कदारम तक पहुंचने के लिए चाहिए थे करीब 100 समुद्री जहाज, हजारों टन चावल और वो नेविगेटर्स जो बिना नक्शे के 2000 किलोमीटर दूर पार करा सके। इसके अलावा जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क जो बताए कि कदारम के अंदर क्या चल रहा है, और ये सब कुछ राजेंद्र के पास नहीं था। लेकिन कुछ लोग थे जिनके पास एग्जैक्टली यही सब था, मर्चेंट ग्रुप्स। राजेंद्र चोल और मर्चेंट ग्रुप्स दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। उस वक्त के सबसे बड़े मर्चेंट ग्रुप का नाम था 500। अब ये नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये 500 लोगों का कोई छोटा सा ग्रुप होगा, लेकिन असलियत ये थी कि ये 500 हजारों मेंबर्स वाली फ्रेंचाइजीज का एक पूरा नेटवर्क था जो एक ही ब्रांड नेम के नीचे काम करते थे। इनका कोई सीईओ नहीं था, ना ही कोई हेड ऑफिस था, लेकिन इनके मेंबर्स ब्राह्मण से लेकर अमीर किसान तक, सुनार से लेकर प्रोफेशनल वॉरियर्स तक थे। ये एक बहुत पावरफुल ग्रुप था जिसके पास अपने मर्सनरीज तक थे। एक हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शन के मुताबिक जब किसी ने 500 के एक मेंबर का मर्डर कर दिया तो उन्होंने एक मर्सनरी भेजा जिसने मर्डर करने वाले के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इस ग्रुप ने उसे एनिमी चेजर की उपाधि दी, ठीक वैसे ही जैसे कोई राजा अपने लोगों को देता है। समुद्र में भी ये ट्रेडर्स पुराने खिलाड़ी थे। थाईलैंड के ताकुआपा में मिला एक तमिल इंस्क्रिप्शन बताता है कि कुछ साउथ इंडियन मर्चेंट्स 9th सेंचुरी में ही बे ऑफ बंगाल के उस पार अपना बेस बना चुके थे, यानी कि राजेंद्र चोल के पैदा होने से भी पहले। और इनका कदारम के साथ अपना पुराना हिसाब था, कैम्फर, मसालों और कीमती लकड़ियों का, जो बाजार 500 चाहता था। कदारम उसके रास्ते में खड़ा था, यानी राजा के पास आर्मी थी और मर्चेंट्स के पास जहाज थे, नेविगेटर्स थे और ओवरसीज नेटवर्क था। यहाँ दोनों को ही कदारम शहर से कुछ ना कुछ चाहिए था, अपना स्कोर सेटल करना था। बस किसी चीज की कमी थी यहाँ पर, तो बस इन दोनों के बीच एक डील होने की। उस जमाने के हिसाब से दोस्तों, राजा और ट्रेडर्स के बीच इस तरह की पार्टनरशिप काफी यूनिक चीज थी। पहले दोनों को देखना था कि ये पार्टनरशिप काम करेगी भी या नहीं, और ये टेस्ट हुआ इतिहास के सबसे अजीब मिशन में, गंगा का पानी लाने का मिशन। पुराने जमाने के सबसे बड़े राजाओं के राजा यानी राष्ट्रकूट राजा गंगा के मैदानों पर हमला करके गंगा का पवित्र पानी लाते थे और उससे अपनी नदियों और साम्राज्य को पवित्र करते थे। अब इस पॉइंट तक राजेंद्र चोल साउथ इंडिया में राजाओं के राजा बन चुके थे, लेकिन अभी भी सभी ने उनका रूल स्वीकार नहीं किया था। उनकी नजर में इसका एक ही समाधान था कि धार्मिक रूप से भी राजाओं का राजा बनना, रिलीजन का इस्तेमाल करना अपने आप को एम्परर घोषित करने के लिए। इसी कारण से राजेंद्र ने फैसला लिया कि हम एक नया विशाल मंदिर और एक नई राजधानी बनाएंगे और उसे पवित्र करने के लिए गंगा का पानी लाया जाएगा। ये किसी पागलपन से कम नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था कि कई सारे राजाओं से लड़ते लड़ते 2000 किलोमीटर दूर बंगाल में जाना सिर्फ गंगा का पानी लेने के लिए। डीप साउथ के किसी भी राजा ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। साल 1022 चोलास की विशाल सेना निकलती है, जो शायद उस वक्त साउथ एशिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक थी। ये सेना बंगाल की तरफ आगे बढ़ती गई, एक के बाद एक जो राजा उसके सामने आया उसे हराती, और आखिर में बंगाल तक पहुंच गई, जहां के पाल राजा को हराकर सैनिकों ने उसके हाथियों और खजाने पर कब्जा कर लिया। इस पूरी कैंपेन का धार्मिक मकसद अपनी जगह पूरी तरह से असली था, लेकिन इसके अंदर ही अंदर एक और हिडन चीज भी टेस्ट करी जा रही थी। हजारों सैनिकों की इस सेना को हर दिन सैकड़ों टन खाना चाहिए था, तो स्ट्रैटेजी बनाई गई कि आर्मी समुद्र के किनारे किनारे चलेगी और समुद्र में 500 जैसे मर्चेंट ग्रुप्स के जहाजों के बेड़े होंगे। इन जहाजों पर खाना और सप्लाईज होंगी जो ये आर्मी तक पहुंचाते रहेंगे। चोल सेना की जीत के बाद बंगाल से मिट्टी के घड़ों में गंगा का पानी भरकर साउथ इंडिया लाया गया, जहां
गोदावरी नदी के किनारे हाथियों और झंडों की कतारों के बीच राजेंद्र चोल खड़े थे। युद्ध में हारे हुए बंदी राजाओं के हाथों से गंगा का पवित्र पानी राजेंद्र चोल के हाथों में डाला गया। इसके बाद कावेरी डेल्टा के उत्तर में एक कैनाल काटकर गंगा का पवित्र पानी इसमें डाल दिया गया और यहाँ बसा दोस्तों एक नया शहर, गंगईकोंड चोलपुरम। इसकी ट्रांसलेशन है उस चोल का शहर जिसने गंगा को जीता। इस जीत के साथ साथ अब वो रिहर्सल टेस्ट भी सक्सेसफुल हो चुका था। 500 के पास अब वो एक्सपीरियंस था जो दुनिया के किसी और मर्चेंट ग्रुप के पास नहीं था। दर्जनों आर्मी रेजिमेंट्स को महीनों तक सप्लाई करने का एक्सपीरियंस। अब चोल की सेना कदारम को सबक सिखाने के लिए तैयार थी। साल 1024 राजेंद्र चोल और 500 ने मिलकर वो प्लान बनाया जिसे किसी भी मेडिवल इंडियन राजा का सबसे बड़ा और सबसे रिस्की प्लान कहा जा सकता है। 500 के जहाज चोला सैनिकों को कदारम तक ले जाएंगे, सैनिक हमला करेंगे और उसके बाद बने पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाकर 500 वहां अपना बिजनेस जमाएगा। इस पार्टनरशिप में बहुत से हिस्टोरियंस को करीब 600 साल बाद आने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की झलक दिखती है। हिस्टोरियन अनिरुद्ध कनिसेट्टी अपनी किताब लॉर्ड्स ऑफ अर्थ एंड सी में लिखते हैं कि इंडियन ओशन के किसी और राजा के पास ना ऐसी इमेजिनेशन थी, ना ऐसे जनरल्स, ना ऐसे ट्रूप्स और ना ही मर्चेंट्स के साथ ऐसी पार्टनरशिप कि वो ऐसा कुछ करने की सोच भी सकते थे। उनके मुताबिक ऐसा कॉम्बिनेशन इंडिया के इतिहास में फिर कभी नहीं बना। जनवरी 1025 जहाजों का बेड़ा तैयार होकर कदारम पर हमले के लिए निकलता है। ये जहाज पहले नागपट्टिनम पोर्ट से लंका पहुंचते हैं, फिर वहां से ईस्ट की तरफ टर्न लेते हैं और वहां से खुले समुद्र में 12 से 15 दिन सफर करके मले पेनिनसुला पहुंचते हैं। अगर इन जहाजों में से एक भी रास्ता भटक जाता तो हमले का सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाता, लेकिन एक भी जहाज रास्ता नहीं भटका। बिना नक्शे और कंपस के ये सिर्फ एक ही चीज से मुमकिन था, तमिल नेविगेटर्स का पीढ़ियों से जमा हुआ समुद्री ज्ञान, तारे, हवाएं और मॉनसून पैटर्न्स। ये ज्ञान किताबों में नहीं था, इंसानों की मेमोरी में रहता था और आज उसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं बचा है। 2 हफ्ते से ज्यादा तक ये जहाज समुद्र की लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते रहे और फिर एक दिन इन्हें दूर से एक पहाड़ दिखाई दिया, माउंट जेराई। वही पहाड़ जिसके नीचे कदारम शहर बसा हुआ था। शहर के दरवाजे जवाहरात से जगमगा रहे थे। जहाजों के यहाँ पहुंचते ही छोटी छोटी नावें पानी में उतारी गई और हजारों सैनिकों ने लूटपाट, मारना और तबाही करना शुरू कर दिया। कदारम के राजा संग्राम विजयोतुंग वर्मन को एहसास भी नहीं हुआ कि उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन आ चुका है। वो अपनी हाथी की सेना के साथ बाहर निकले, लेकिन तभी उन पर भालों और तीरों की बौछार होने लगी। वो नीचे गिर पड़े और उन्हें पकड़ लिया गया। इसके बाद शहर के मशहूर जवाहरात जड़े दरवाजों को उखाड़ कर इंडिया भेज दिया गया ताकि राजेंद्र चोल उन्हें पब्लिकली डिस्प्ले कर सके। लेकिन चोल सेना ने सिर्फ कदारम पर हमला नहीं किया, मले पेनिनसुला और सुमात्रा की 12 पोर्ट सिटीज पर भी हमला किया गया। श्री विजय एम्पायर की कैपिटल सिटी पालेमबांग, मॉडर्न डे थाईलैंड और म्यांमार के कुछ हिस्सों के पोर्ट्स, इन सब पर चोल सेना ने हमला करके उन्हें लूटा। मकसद था श्री विजय की ताकत और साख को तोड़ देना और वो टूट गई। पालेमबांग की कहानी सबसे ड्रामेटिक है। ये शहर इतना अमीर था कि इसकी नदी में रहने वाले सरपंच देवताओं को रोज सोना चढ़ाया जाता था, लेकिन कदारम के गिरते ही इसकी साख ऐसी गिरी कि ये दोबारा कभी नहीं उठ पाया। पूरा श्री विजय कॉन्फेडरेशन बिखरने लगा। अगले 100 साल तक साउथ ईस्ट एशिया के समुद्रों पर किसी एक ताकत का राज नहीं रहा। सोचकर देखो ये सुनने में कितना अनबिलीवेबल लगता है। सिर्फ 3000 सैनिकों ने समुद्र पार करके 1 दर्जन से ज्यादा शहर जीत ली और हमेशा की तरह इस हमले को प्लान करने वाले राजेंद्र चोल हजारों किलोमीटर दूर अपने महल में बैठे रहे और फिर अपना काम खत्म करके ये जहाज लूट का सामान लेकर वापस लौट आए। इनका मिशन सिर्फ कामयाब ही नहीं हुआ, ये परफेक्टली प्लान के अनुसार चला। अब राजेंद्र चोल के कदारम पर हमले की एक दूसरी वजह भी दी जाती है। हिस्टोरियन G.W. स्पेंसर कहते हैं ये ट्रेड वॉर नहीं थी, ये पॉलिटिक्स ऑफ प्लंडर थी, यानी लूट की राजनीति जो चोला साउथ इंडिया और श्रीलंका में बहुत समय पहले से कर रहे थे। हिस्टोरियन अनिरुद्ध कनिसेट्टी इसके पीछे राजेंद्र का दूसरा इंटेंट भी बताते हैं। उनके मुताबिक राजेंद्र साउथ इंडिया के सबसे शक्तिशाली रूलर थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो अपने पड़ोसियों चालुक्यास, पांड्यास और चेरास को कभी भी पूरी तरह
से ओवरपावर नहीं कर सकते थे। ऐसे में कदारम पर हमला और गंगा का पानी लाने जैसे अभियानों की उनके लिए एक सिंबॉलिक वैल्यू थी। उनका मानना था कि ये मिशन मिलिट्री और सिंबॉलिकली बिना किसी विवाद के उन्हें किंग ऑफ किंग्स के तौर पर स्थापित करेंगे। इसके बाद ही था कि राजेंद्र चोल को तमिलनाडु में एक लेजिटिमेट एम्परर के तौर पर देखा जाने लगा। अब सवाल आता है कि इस राजाओं के राजा का शासन असल में था कैसा? इसका जवाब वो नहीं है दोस्तों जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि असल में चोला गांव बहुत हद तक ऑटोनोमस थे। इस किंगडम के गांव ज्यादातर काम अपना खुद से मैनेज करते थे और उन्हें राजा के दखल की जरूरत ही नहीं थी। गांव में इलेक्टेड काउंसिल्स होती थी जिन्हें कूड़ा वोलई यानी बैलेट पॉट सिस्टम से चुना जाता था। इस सिस्टम में ताड़ के पत्तों पर कैंडिडेट्स के नाम लिखकर एक घड़े में डाल दिए जाते थे और फिर एक बच्चा सबके सामने घड़े से एक पत्ता निकालता था और इस पर जिसका भी नाम होता वो काउंसिल का मेंबर बन जाता। इसके मायने समझ रहे हो दोस्तों? आज से 1000 साल पहले चोला गांव में बैलेट से इलेक्शंस हो रही हैं। इसे क्रूड डेमोक्रेसी कहा जा सकता है। यह डेमोक्रेसी का एक अर्ली फॉर्म यूरोप के ज्यादातर हिस्सों से सदियों पहले देखा गया और इसी के जरिए ये गांव अपने आप चलते थे और राजा अपने कामों में डूबा रह सकता था। इसके अलावा चोलाज ने एक तरह की टेंपल इकोनॉमी भी शुरू करी, जैसे राजा का बनाया हुआ थांजावुर का मंदिर। ये एक पब्लिक वर्क्स एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरह भी काम करता था। यहाँ बुनकरों को लोन दिया जाता था, सूखे इलाकों में रहने वाले चरवाहों को पशु दिए जाते थे और इरिगेशन सिस्टम में इन्वेस्ट किया जाता था। मंदिरों के जरिए चोलाज ने एक बहुत सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम खड़ा कर दिया था। अब दोस्तों साल 1020s के आखिर में आते आते कुछ ऐसा हुआ जो हिस्टोरियंस को आज तक समझ नहीं आया है। वो राजेंद्र चोल जिनकी पूरी पहचान ही एक्सपेंशन और कॉन्कर करने की थी, उन्होंने कोई भी नया कैंपेन शुरू करना बंद कर दिया। हिस्टोरियंस इसके पीछे कई पॉसिबल कारण बताते हैं। शायद उनका खजाना खाली हो चुका था या फिर शायद उनका युद्ध से मोहभंग हो गया था। लेकिन सच बात यह है कि असली वजह किसी को नहीं पता। उस समय के जो सर्वाइविंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, वो बस एक बूढ़े होते हुए राजा की तस्वीर पेश करते हैं जिसने अपने बेटों को उनके हाल पर छोड़ दिया और सबसे कटता चला गया। जिंदगी के इस आखिरी हिस्से में राजेंद्र चोल को सिर्फ एक इंसान के पास सुकून मिला, परवई, जो उनके महल में काम करने वाली एक साधारण महिला थी। परवई दरबार के उन चुनिंदा लोगों में से थी जिनके पास राजेंद्र को धोखा देने या मैनिपुलेट करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उनके बच्चे कभी गद्दी के दावेदार बन ही नहीं सकते थे। सोचकर देखो, साउथ इंडिया के सबसे ताकतवर इंसान भरोसा भी सिर्फ उसी पर कर पाते थे जिसे उनकी गद्दी से कुछ मिल नहीं सकता था। राजेंद्र ने परवई को एक विशाल खजाना सौंप दिया और परवई ठीक किसी चोला रानी की तरह मंदिरों में दान देने लगी। आखिरकार साल 1044 में राजेंद्र चोल की मौत हो जाती है। समुद्र जीतने वाले सम्राट चुपचाप इस धरती से चल बसते हैं, लेकिन उनकी 500 के ग्रुप से बनाई गई डील अभी भी जिंदा थी और अब वो डील अपने आप आगे बढ़ रही थी, बिना किसी राजा के ऑर्डर के, बिना किसी एम्पायर की परमिशन के। कदारम हमले के बाद इन मर्चेंट ग्रुप्स ने सुमात्रा में अपने फोर्टिफाइड पोर्ट्स बना लिए, जहां वो जहाजों से फीस लेने लगे। इसके 100 साल बाद ये म्यांमार और थाईलैंड तक फैल गए और जावा में टैक्स कलेक्टर्स का काम करने लगे। धीरे धीरे मर्चेंट ग्रुप्स बेहद पावरफुल बन गए और चोल एम्पायर के अंदर एक अमीर रूलिंग क्लास बन गए। अब यकीन नहीं करोगे दोस्तों कि यही मर्चेंट ग्रुप्स अंत में चोला एम्पायर के पतन का कारण बने। हिस्टोरियन अनिरुद्ध कनिसेट्टी लिखते हैं कि चोल एम्पायर को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं मारा, बल्कि अमीर होती इस रूलिंग क्लास ने धीरे धीरे टैक्स देना बंद कर दिया था और चोला एम्पायर को कंगाल करके उसके अंत की नींव इसी ने रखी। इन मर्चेंट ग्रुप्स को जब दूसरे राजाओं में ज्यादा फायदा दिखा तो इन्होंने चोल राजाओं को अपने हाल पर छोड़कर दूसरे राजाओं के साथ हाथ मिला लिया। धीरे धीरे चोला एम्पायर का पतन होता रहा और 1070s में राजेंद्र चोल की सीधी मेल लाइन खत्म हो गई और एम्पायर धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। साल 1246 AD चोल नाम इस्तेमाल करने वाला आखिरी राजा गद्दी पर बैठा और इनका नाम भी राजेंद्र था, राजेंद्र द थर्ड। कई सालों तक इस अकेले आदमी ने बिखरते एम्पायर को अपने दम पर रोके रखा, लेकिन आखिर में पांड्या सेना ने राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम पर हमला करके महल को खत्म कर दिया। इस इलाके के मंदिरों ने भी अपने डॉक्यूमेंट्स पर पांड्या राजाओं के साल लिखने शुरू कर दिए, जैसे कि चोला तो कभी था ही नहीं। यही कारण है कि आज के दिन किसी को नहीं पता कि आखिरी चोल राजा राजेंद्र की मौत कब और कैसे हुई। सन 1025 की उस लड़ाई का असली विजेता राजेंद्र चोल नहीं था, ना ही उनका एम्पायर। असली विजेता तो एक कॉरपोरेशन था। राजा का वंश खत्म हो गया, एम्पायर मिट गया, लेकिन जिस बिजनेस को उस हमले ने समुद्र पार पहुंचाया वो सदियों तक चलता रहा। आज सैकड़ों साल बाद भी मलय लेजेंड
लेजेंड्स में राजा चुलान की कहानियां हैं, जिसे हिस्टोरियंस राजेंद्र चोल से जोड़ते हैं। इन कहानियों के मुताबिक ये राजा चुलान समुद्र के नीचे से उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर आया था। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड साल 1279 एडी पर आकर अचानक से गायब हो जाते हैं, एकदम से इसके बाद खत्म से हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के दिन इस साल को ऑफिशियल एंड डेट कंसिडर किया जाता है चोला एम्पायर की। लेकिन जानते हो क्या, 500 जैसे मर्चेंट कॉर्पोरेशंस करीब 1000 साल तक चले, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ज्यादा लंबे। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से करीब 600 साल पहले इंडिया ये एक्सपेरिमेंट करके देख चुका था कि जब स्टेट और कॉर्पोरेशन मिलकर जंग करते हैं तो आखिरी हंसी हमेशा कॉर्पोरेशन की होती है। यही चीज दोस्तों आगे जाकर कारण बनती है ईस्ट इंडिया कंपनी के सक्सेस के पीछे। नहीं तो ये सोचने में भी अनइमेजिनेबल लगता है कि एक कंपनी ने आखिर पूरे देश पर कैसे कब्जा कर लिया। इतनी ही खौफनाक होती है एक ताकतवर कॉर्पोरेशन की पावर। अब अगर ये आप जानना चाहते हो तो इस पर मैंने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजाओं को एक दूसरे के साथ लड़वाया और इंडिया पर कब्जा किया। यहाँ क्लिक करके जान सकते हो, और यहाँ क्लिक करके AI मास्टर क्लास को ज्वाइन करना मत भूलना। ये सारे एनिमेशन जो आपने इस वीडियो में देखे उन्हें आप भी करना सीख सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हो तो आप ऐसे लगता है कि वही चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, क्योंकि उसके अंदर गैप इतना ज़्यादा आ जाता है कि मुझे लगता है कि इंसान जो है बहुत ज़्यादा, जो आम लोग हैं वो इतना पढ़ते भी नहीं है तो उनको फिर इतना याद भी नहीं रहता। लेकिन लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे समंदर के रास्ते वो बिना किसी नक्शे के गए, सितारों को देखकर और साथ में जो मौसम है जिस तरीके से, उन चीज़ों को देखकर, तो बहुत देर पहले मतलब बचपन में हम लोग ये सुना करते थे कि पहले लोग ऐसा होते थे कि जो ना सिर्फ सितारों को देखकर ही हर चीज़ का अंदाजा लगाया। बिल्कुल। अच्छा, वैसे कभी कभी जो है ना मुझे लगता है इतिहास जो है ना इस वजह से भी जो है मिटा दिया जाता है, लोगों के सामने नहीं लाया जाता, ताकि आने वाले लोग जो हैं उसके बारे में इतना ना जा सकें, नहीं इतना जान ना सकें, सिर्फ उतना जाने जितना जो है वो चाहते हैं कि लोग जो जाने। क्योंकि अगर आज के टाइम पे भी देखें तो पूरी दुनिया में आपको कुछ कंपनीज ऐसी जो है वो नज़र आती हैं, जब उन्होंने किसी मुल्क में कुछ करना होता है तो उस मुल्क में उसी तरह की चीज़ें जो है वायरल होना जो है वो शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें वो 500 मर्चेंट्स जो है ना वो आज भी, यानी कि वो कंपनी जो है वो आज भी जिंदा है, लेकिन वो एक अलग तरीके से जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये हर टाइम में ऐसा ही होगा, सिर्फ उसकी फॉर्म्स चेंज होती हैं, अदरवाइज एक आपको नजर आता है कि ऐसे लोग मौजूद रहते हैं। भाई वो वाला साहब है, जब तक आपके साथ फायदा है तब तक कंपनियां आपके साथ हैं। जैसे ही लगेगा कि भाई राजा हम पे हावी हो रहा है तो कंपनियां कहती हैं अच्छा हम आपको बताते हैं। फिर बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इस इतिहास के बारे में कि आपको पता था और आप क्या जानते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। गुड बाय।